नमस्कार। 52 वीक लो या 52 हफ्ते का निचला स्तर, सच कहूं तो शेयर बाजार में ये शब्द सुनते ही अक्सर मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना? आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। हम 4 बड़े दिग्गजों KEC इंटरनेशनल, UTI ANC, इंडिया मार्ट और गो डिजिट का एनालिसिस करेंगे जो इस समय अपने इसी निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या ये घबराने का समय है या फिर कोई शानदार मौका हाथ लगने वाला है? चलिए मिलकर समझते हैं। देखिए, जब पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखने लगता है तो चिंता होना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि क्या 52 हफ्ते का निचला स्तर एक ट्रैप है, यानी कोई जाल या फिर कोई छुपा हुआ खजाना? क्या शेयर की कीमत गिरने का मतलब हमेशा यही होता है कि कंपनी का बिजनेस खराब हो रहा है? असल में हमेशा ऐसा नहीं होता और यही हमारे आज के विश्लेषण का मेन फोकस है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के 4 मुख्य हिस्से होंगे। पहले हम समझेंगे बाजार की गिरावट के पीछे का असली सच, फिर हम बात करेंगे एसेट लाइट डिजिटल बिजनेस की, उसके बाद ट्रेडिशनल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर की, और आखिर में जानेंगे कि वैल्यू को मापने के सही तरीके क्या होते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले भाग पर, बाजार की गिरावट को समझना। किसी भी स्पेसिफिक कंपनी की बात करने से पहले एक मिथक को तोड़ना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि एक बिल्कुल बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर भी बाहरी तूफानों का शिकार हो जाते हैं। वो तूफान क्या हो सकते हैं? जैसे कि अचानक से आई प्रॉफिट बुकिंग, कोई खराब ग्लोबल न्यूज, सेक्टर रोटेशन, या फिर कभी-कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया था। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ प्राइस गिरना पूरी कहानी नहीं बताता। मजबूत जहाज भी कई बार लहरों में डगमगा जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, एसेट लाइट डिजिटल बिजनेस। यहाँ हम नए जमाने के हाई ग्रोथ मॉडल्स की बात करेंगे। हमारी पहली केस स्टडी है इंडिया मार्ट। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा B2B मार्केट प्लेस है। इनका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से डिजिटल और एसेट लाइट है, मतलब इन्हें बहुत ज्यादा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे खास बात, ये कंपनी ऐतिहासिक रूप से शानदार कैश फ्लो जनरेट करने के लिए जानी जाती है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को तराजू में तौलें तो इसकी ताकतें वाकई इम्प्रेसिव हैं। ये कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, इसके रिटर्न रेशियोज काफी हाई हैं और कैश फ्लो एकदम सॉलिड है। लेकिन रिस्क भी है। हाल ही में इनकी ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ी है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, और क्योंकि ये स्टॉक लंबे समय तक बहुत प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था, इसलिए मार्केट ने अब इसके वैल्यूएशन को थोड़ा करेक्ट किया है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? खैर, जो लोग पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं, उन्हें शायद अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और आने वाली तिमाहियों के रिजल्ट्स पर नजर रखनी चाहिए। और अगर कोई नया निवेश करने की सोच रहा है तो एक साथ बड़ा पैसा लगाने के बजाय फेज्ड मैनर में, यानी SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना एक बेहतर और सुरक्षित रास्ता हो सकता है। चलिए अब रुख करते हैं हमारी दूसरी कंपनी गो डिजिट इंश्योरेंस की तरफ। ये एक बिल्कुल नई जनरेशन की डिजिटल फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है। अब देखिए, भारत में इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां अभी भी ग्रोथ की इतनी बड़ी गुंजाइश है कि आप इसे एक मैसिव लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका डिजिटल मॉडल और भारत का अंडर पेनिट्रेटेड इंश्योरेंस मार्केट। लेकिन जोखिम को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चूंकि ये एक नई लिस्टेड कंपनी है तो इसमें आपको काफी ज्यादा उतार चढ़ाव या वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही इसके वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी पर अभी बहुत करीब से नजर रखने की जरूरत है। इस तरह के हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले सिनेरियो में एक बहुत ही नपी-तुली अप्रोच चाहिए। मौजूदा निवेशकों के लिए पेशेंस यानी धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इस रिस्क को अच्छे से समझना चाहिए और सिर्फ बहुत छोटे छोटे हिस्सों में ही कैपिटल डिप्लॉय करना चाहिए। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, ट्रेडिशनल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ हम थोड़ी स्थापित और मैक्रो इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों पर फोकस करेंगे। हमारी तीसरी कंपनी है UTI AMC, जो कि एक लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसे सिर्फ एक कंपनी के चश्मे से मत देखिए, बल्कि इसे भारत में तेजी से बढ़ते म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के नजरिए से देखिए। जैसे जैसे देश में फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ेगा, लोग सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे और ऐसी कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इस कंपनी का ब्रांड बहुत ही मजबूत है, बैलेंस शीट पर अच्छा खासा कैश है, इनका डिविडेंड देने का रिकॉर्ड बहुत शानदार है
और बिजनेस मॉडल भी एसेट लाइट है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट ही कमजोर परफॉर्म करता है तो इनके AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ भी धीमी पड़ जाती है। और हाँ, इस सेक्टर में कंपटीशन भी अब काफी अग्रेसिव हो गया है। तो शॉर्ट टर्म के इस शोर शराबे में क्या करना सही रहेगा? मौजूदा निवेशकों के लिए मैसेज एकदम क्लियर है। अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करना है तो छोटी मोटी गिरावट में पैनिक होकर बेचना कोई समझदारी नहीं है। वहीं नए निवेशकों के लिए हर गिरावट पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की रणनीति यहाँ बहुत अच्छे से काम कर सकती है। अब बात करते हैं KEC इंटरनेशनल की। ये असल मायनों में एक इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस है। ट्रांसमिशन, रेलवे, सिविल वर्क, केबल्स और यहाँ तक कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, इनका फुटप्रिंट बहुत बड़ा है और ये कंपनी सीधे तौर पर सरकार के भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चों की लहर का फायदा उठा रही है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टेंशन देखने को मिलता है। एक तरफ तो इनकी ऑर्डर बुक एकदम खचाखच भरी हुई है और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का सपोर्ट इनके साथ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत थोड़ी अलग होती है। प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में देरी या रॉ मटेरियल की कॉस्ट अचानक बढ़ जाना, इन सब चीजों की वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन पर लगातार भारी दबाव बना रहता है। इसलिए जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें इनकी ऑर्डर बुक और हर तिमाही के नतीजों पर बिल्कुल बाज जैसी नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ अगर कोई इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का हिस्सा बनना चाहता है तो बाजार की गिरावट का फायदा उठाकर फेज्ड मैनर में एंट्री करने के बारे में सोचा जा सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, ट्रू मेजर्स ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी शेयर के मूल्य के सही मापदंड। अगर हम इन चारों केस स्टडीज को एक साथ रखकर देखें तो बाजार के अलग अलग रंग साफ नजर आते हैं। इंडिया मार्ट की हाई क्वालिटी, UTI का डिविडेंड और फाइनेंशियलाइजेशन का थीम, गो डिजिट का हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोफाइल और KEC का इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन का खेल। तो इस सब से हमें क्या सीखना चाहिए? जब भी कोई शेयर अपने 52 वीक लो पर हो तो प्राइस टैग देखकर घबराने के बजाय इस 5 पॉइंट चेकलिस्ट को हमेशा याद रखिए। 1. बिजनेस की क्वालिटी कैसी है? 2. क्या अर्निंग्स बढ़ रही हैं? 3. कंपनी का कैश फ्लो कैसा है? 4. क्या वैल्यूएशन अब सही है? और 5. कंपनी अपना कर्ज कैसे मैनेज कर रही है? यकीन मानिए, ये चेकलिस्ट स्टॉक के प्राइस चार्ट से कहीं ज्यादा काम की चीज है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात साफ कर दूं। हमारा ये जो आज का एक्सप्लेनर है, ये पूरी तरह से सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत मानिएगा। अपना कोई भी पैसा लगाने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें या फिर किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस पूरे विश्लेषण का सार अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो वो ये होगा, 52 हफ्ते के निचले स्तर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि शेयर सस्ता ही है, और ठीक उसी तरह 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर का मतलब ये नहीं होता कि शेयर हमेशा महंगा ही है। हमेशा प्राइस टैग से ऊपर उठकर बिजनेस की बुनियाद पर फोकस करना चाहिए। तो जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आज हमने जिन 4 सेक्टर्स की बात की, डिजिटल मार्केटप्लेस, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको क्या लगता है इनमें से किस सेक्टर में आने वाले 10 सालों के लिए सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।